सोच रहे हैं तो आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए भी शायद ये सही वक्त हो सकता है। हमारे साथ तीन दिग्गज एक्सपर्ट हैं। सुनील सुब्रमण्यम हैं, दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट हैं, बड़े फंड मैनेजर रहे हैं। अमोल आठवले हमारे साथ हैं और एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी न्यूज़ स्वदेश पर। राजेश जी आपके पास थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन एक सवाल जरा सुनील सर से पहले ले लेते हैं। सुनील सर, मार्केट में ये कमजोरी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। आज सुबह ऐसा लगा कि शायद ये आज वो दिन होगा जब हम थोड़ी सी रिकवरी देखेंगे, लेकिन फिर से वही ढाक के तीन पात 300 अंकों के आसपास की गिरावट हो गई है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई स्ट्रक्चरल डैमेज आप देख रहे हैं? एक एफआईज की बिकवाली तो वो चल रही है, अपनी जगह पर है वो, बाकी आप क्या चिंताएं देख रहे हैं बाजार के लिए और अभी क्या करने की सलाह है? खरीदारी करनी है निवेश के लिए या फिर अभी दूर रहे बाजार से? देखिए, जैसे आपने कहा एफआईएस की बिकवाली तो जारी है और उसका और एक कारण है कि दिसंबर के अंदर जिस हेज फंड मैनेजर ने अभी तक प्रॉफिट नहीं बुक किया हो तो वो बुक कर रहे हैं, क्योंकि उनके उसके बेसिस पे ही उनको अपना बोनस का पे आउट होता है। दूसरी इश्यू क्या है, और ये दोनों फॉरेनर्स और डोमेस्टिक की बात है, कि अब एक छुट्टी का माहौल है, तो ज्यादातर लोग अपनी छुट्टी की प्लान करके अभी एक ब्रेक ले रहे हैं मार्केट से, चाहे वो डोमेस्टिक में हो या हो न्यू ईयर और उसके क्रिसमस की छुट्टियों में जा रहे हैं। तो एक फंड मैनेजर की जो गिनती है वो शायद एक्टिव का कम हुआ है। मतलब उसके अलावा स्पेशली डोमेस्टिक की बात करें तो पैसा बहुत है डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास, मगर कोई फ्रेश ट्रिगर अभी नहीं है उनको खरीदारी करने की, क्योंकि पिछले अर्निंग सीजन डिसअपॉइंटिंग रहा और उसके बाद जो बिकवाली हुई एफआई की तरफ से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने इनिशियली जाके खरीदारी की है, तो सभी जो स्टॉक्स में उनकी एक होल्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब फ्रेश खरीदने के लिए उनको एक नई ट्रिगर की जरूरत है, और वो ट्रिगर क्या है कि नेगेटिव बन गया फेड का रेट का, जो हॉकिश रेट का कह रहे हैं ना, तो वो एक नेगेटिव ट्रिगर बन गया, क्योंकि एक इजी लिक्विडिटी कंडीशन, सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट का जो एक्सपेक्ट था पहले, वो अभी टाल गया। और बात ऐसी है कि फेड की जो बातचीत है उसमें इन्फ्लेशन 2026 तक 2% के ऊपर के लेवल पर दिख रही है, यानी कोई आउटलुक नहीं है कि एक रेट कट बहुत जल्दी बहुत सख्त आ सकता है। तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर चला गया। मगर डोमेस्टिकली भी देखें, पुअर अर्निंग सीजन, पुअर जीडीपी ग्रोथ के बाद उम्मीदें अच्छी हैं, मगर इस बार फंड मैनेजर सोच समझ के वेट करेंगे ट्रिगर्स के लिए। और ट्रिगर क्या हो सकता है? अर्निंग सीजन जो शुरू होती है जनवरी 10 तक। तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास पैसा है खरीदने के लिए, मगर फ्रेश ट्रिगर्स के लिए वेट कर रहे हैं। और यह भी है कि एक फंड मैनेजर की सोच शॉर्ट टर्म नहीं होती है। 3 से 5 साल में वो एक अच्छी स्टॉक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर कोई एफआई एक अच्छी स्टॉक को बेच रहा है तो वो भी सोच रहे कि अरे इसको बेचने दो, प्राइस को गिरने दो, जितना सस्ता मैं खरीद पाऊंगा उतना अच्छा होगा। तो एक हफ्ते 2 हफ्ते इंतजार में शायद दाम और भी गिर जाए तो उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो अब एक वेट एंड वॉच का अप्रोच फंड मैनेजर्स अपना रहे हैं इस माहौल में, और इसके कारण ही आपको मार्केट गिर रही है, क्योंकि थोड़ी बहुत एफआई की सेलिंग को बाय करने वाले डोमेस्टिक्स अभी कोई सामने नहीं आ रहे हैं। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको भी वही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना है। ये एक कंपनी स्पेसिफिक कॉल लेने का वक्त नहीं है, क्योंकि अर्निंग सीजन आने के बाद ही आपको, ना ही इस क्वार्टर की बात आपको पता लगेगा, मगर आउटलुक जो है, जो कहते हैं कि मेरे इस अगले साल 2025 की आउटलुक ऐसी दिख रही है, उसके बेसिस तो खरीदारी कर सकते हैं, मगर वो आउटलुक भी आपको अर्निंग सीजन में ही सामने आएगी। सेकेंड चीज है कि उस अर्निंग सीजन से आप जीडीपी का भी एक मायना लगा सकते हैं, बिकॉज वो अर्निंग्स ही बताएगा कि अगले क्वार्टर की जीडीपी, जैसे आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि 5.4% से 6.8 बढ़ जाएगा इस क्वार्टर में जीडीपी। असलियत में होने वाली है वो देखने वाली बात है, इसलिए थोड़ा सावधान रह रहे हैं इस बात में। वही जी जी सर, आप कह रहे हैं कि देखिए पैसे है, ट्रिगर नहीं है, पैसे हैं ट्रिगर नहीं है, सेंटिमेंट वीक है और एक सही भाव का इंतजार हो रहा है। आप तो बहुत सारे फंड मैनेजर्स को जानते होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे होंगे, उनको बोलिए, मैं आपके जरिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब ना लोग अपने एनएवीज देख के और पोर्टफोलियो के रिटर्न देख के थोड़ी चिंता में आ रहे हैं, क्योंकि अब वो रेड मार्क्स, रेड फ्लैग्स आने लगे हैं। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि आप उनसे बात कीजिए और कहिए कि हाँ अब आप इससे ज्यादा क्या वेट कर रहे हैं,
जब देश के फंडामेंटल में कोई खराबी नहीं है, ठीक है, एक थोड़े जीडीपी के थोड़े कमजोर नंबर आ गए, थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ गया, लेकिन ऐसा थोड़ी चीजें खराब हो गई यहाँ पे। आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए। और दूसरी जो आप चीज कह रहे थे कि एफआईज प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं क्योंकि उसी के आधार पर उनका बोनस डिसाइड होगा, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार जरा ना टेक्निकल्स चेक कर लेते हैं। राजेश जी वेट कर रहे हैं। राजेश सर बहुत शुक्रिया आपका। राजेश जी 24,600 गया, 400 गया, 200 गया, 24,000 भी गया, अब ये 200 डीएनए भी चला गया, कहां तक जाएगा बाजार ये? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, आज 200 डे मूविंग एवरेज का टूटना ऑलमोस्ट एक महीने बाद। पिछली बार हमने देखा था कि मार्केट ने करीब 21 नवंबर के आसपास एक बॉटम बना के वहाँ से रिकवरी दी थी। उस समय भी हम 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उस समय के लो काफ़ी नीचे के स्तर है। अगर हम बात करें तो करीब 23,350 के आसपास के क्लोज थी 21 नवंबर को। ऑलमोस्ट अब एक महीने बाद वापस हम रिविजिट कर रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज को। अब आज का क्लोज 23,800 के नीचे होना ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं दिसंबर सीरीज के लिए, और उस मुकाम पे हमारा ये 200 डे मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया टूटना ये दिखाता है कि अब यहाँ से डाउनसाइड फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। अगर हम आज का क्लोज 23,800 के नीचे या 23,700 के नीचे ही करते हैं तो ये डाउनसाइड 23,350 जो कि प्रीवियस लो थे नवंबर में, वहाँ तक के भी ये डाउनसाइड अब ओपन होते हुए दिखती है। हालांकि मार्केट का स्ट्रक्चर देखें, डेरिवेटिव डेटा में भी देखें तो ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर जरूर है। पुट कॉल रेशियो भी 0.70 के आसपास निफ्टी का आते हुए दिख रहा है और बैंक निफ्टी का 0.50 के आसपास। हालांकि ओवरसोल्ड जोन में है, लेकिन एफआई का जो सप्लाई प्रेशर है और उसको काउंटर करने के लिए कोई भी एक सब्सटेंशियल बाइंग एक्शन डीआईआई या रिटेल की तरफ से नहीं है, जिसके चलते प्राइस टूटते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है ये थोड़ा और सप्लाई प्रेशर रह सकता है जब तक 23,800 के ऊपर हम वापस रिकवर नहीं होते अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में भी, तो ये सप्लाई कंटिन्यू रहेगा। देन हो सकता है 23,350 के दायरे भी यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं डाउन साइड में। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी अपना इंपॉर्टेंट लेवल अब 51,000 का तोड़ दिया है, जो कि मेजर पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन था। तो इस तरीके का मार्केट ये दिखाता है कि एक काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में बने हुए, और बैंक निफ्टी में भी अब 50,500 50,200 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकता है, जो कि आई थिंक बैंक निफ्टी का वो 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल है। अगर हम देखें तो 50,500 के आसपास 200 दिन का मूविंग एवरेज है, तो वहाँ तक की डाउन साइड तो बैंक निफ्टी की भी ओपन होते हुए देखने को मिल रही है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा अभिषेक जी, कि ये जो बड़े मूव आ रहे हैं ये पिछले 3-4 हफ्तों में देखेंगे, जब से वीकली ऑप्शन एक्सपायरी बंद हुई है और निफ्टी और सेंसेक्स की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी रही है, ये दोनों दिन ही बड़े मूव इंडाइसेस में बनते हुए दिख रहे हैं। कल के सेशन में भी निफ्टी में बड़ा कट था और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो आज भी यहाँ पे बड़ा कट इंडाइसेस पे देखने को मिला है। तो ये पिछले 3-4 हफ्तों में हमने देखा है कि गुरुवार और शुक्रवार के दिन इंडाइसेस में काफ़ी बड़े मूव बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय है कि ये क्या ऑप्शन एक्सपायरी के चलते, क्या निफ्टी और सेंसेक्स के ऑप्शन प्लेयर के चलते तो ये दबाव इंडाइसेस में नहीं बनते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, आपका ये ऑब्जर्वेशन भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और इस पर भी नजर होनी चाहिए और इस पर भी गौर जरूर करना चाहिए। आज सुबह जब बाजार खुले तब ऐसा लग नहीं रहा था कि 5वें दिन भी रिवर्स गियर लगेगा। बिकवाली का दबाव था जरूर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 4 दिनों की बिकवाली के बाद बाजार आज संभलने की कोशिश करेंगे। रिकवरी ड्यूरिंग द सेशन अटेम्प्ट भी की, लेकिन इस वक्त जो सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं, देखिए मेजर डाउनसाइड के लेवल्स इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स जो है इंडेक्सेस पर बता रहे हैं 50,500 और उससे नीचे के स्तर भी आंके जा रहे हैं बैंक निफ्टी में। और अगर निफ्टी की भी राय देखेंगे, राजेश जी जिस तरह से बता रहे थे, इनफैक्ट आज सुबह हम भी बता रहे थे कि 2 लेवल्स है, 24,000 के ऊपर अगर हम टिकते हैं तो फिर फर्दर अपसाइड दिखेगी, लेकिन 23,800 और 23,750 के नीचे अगर फिसलते हैं तो उसके बाद हमें गिरावट जो है वो और ज्यादा गहराती हुई नजर आएगी। गिरावट तो यहाँ पर गहराई, क्योंकि हम निफ्टी को एक बार स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए, क्योंकि क्लियरली वहां पर हमने काफी ज्यादा डाउनफॉल देखा। इस वक्त भी निचले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ निफ्टी 23,600 के स्तर को भी तोड़ने के बाद अगर आप देखेंगे 23,300 के लेवल्स टुवर्ड्स डाउनसाइड अब एक्सपर्ट्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। इंडेक्स स्पेसिफिक बाजार में कमजोरी है, लगातार 5वां सेशन जबकि बिकवाली का दबाव, लेकिन ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर हैं, मार्केट एक्सपर्ट से वो भी जानते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में।
गुड आफ्टरनून अमोल, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आपकी क्या होगी आज के लिए? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक दो स्टॉक्स मैंने पिक किए और फोकस जो है पूरा वो इंडेक्स स्टॉक्स के ऊपर, गुड क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर ही है। मिड कैप से थोड़ा सा बच के रहना चाहता हूँ क्योंकि अभी भी करेक्शन मार्केट में चालू है। निफ्टी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो मुझे एक HDFC लाइफ जो करंट लेवल पे है वो एक अच्छा लग रहा है। 625 के आसपास एक बड़ा करेक्शन स्टॉक ने पूरा करता हुआ दिख रहा है, बट रिवर्सल फॉर्मेशन भी डेली चार्ट्स पे दिख रहा है। 655 के पोजिशनल टारगेट रहेंगे और 613 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मैं कंडीशनल बाय के साथ जाना चाहूंगा। एक ICICI बैंक मुझे अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये 1285 क्रॉस कर देता है तो आई थिंक ये स्टॉक में एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के लिए प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन लग रहा है। पोजिशनली 1350 ये टारगेट्स निकल गए, स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1263 का। पोजिशनल बाय 1350 के टारगेट्स को ध्यान में रख के चल रहे हैं अमोल। और दूसरा स्टॉक HDFC लाइफ, यहां पर भी खरीदारी की कॉल आती हुई 655 के टारगेट्स। डिफिकल्ट है इस वक्त स्टॉक्स को भी टैप करना, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर अगर समझें तो एक मौका भी है बाजार में। जब गिरावट हावी होती है तो पोर्टफोलियो को बांधने का, और इसी के चलते लिस्ट लगातार हम जब एक्सपर्ट से हमारे स्पेशल शोज में काफी सारे थीम्स पर बातचीत करते हैं, हम आपको बताते रहते हैं कि इन स्टॉक्स के जो एक्सपर्ट्स जा रहे हैं एक लिस्ट बनाइए और वक्त आने पर उन पे एंटर कीजिए। ये वही वक्त है और इसीलिए लगातार ईटी नाउ स्वदेश के साथ आपको जुड़ना चाहिए और हमारे एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस जो हैं उन्हें लिस्ट डाउन भी करना चाहिए और सही समय आने पर अपने पोजीशंस को भी बनाना चाहिए। राजेश जी आप बताइए, गुड आफ्टरनून, आपकी तरफ से आज स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे पसंद आ रहा है। शॉर्ट साइड में जो ट्रेड है वो है ABB फ्यूचर में। काफ़ी वीकनेस स्टॉक में हमने देखी, पिछले 4 दिन से स्टॉक कंटिन्यूसली देखें तो लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि एक क्लियर साइन है सस्टेन सप्लाई प्रेशर का। जिस तरीके से यहाँ पे वीकनेस बनी है, शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिला, हमें लगता है ABB फ्यूचर में फर्दर और डाउनसाइड ओपन होते हुए दिख सकती है। 6920 6900 तक की डाउनसाइड के टारगेट के लिए ABB फ्यूचर को शॉर्ट किया जा सकता है। ऑन द हायर साइड 7050 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। तो छोटा मोटा अगर पुल बैक आता है तो वहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करें। काफ़ी इंटेंस सप्लाई प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है लॉन्ग साइड के लिए या बाय करने के लिए, उसमें हमें फार्मा स्पेस से डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे पसंद आ रहा है। इस तरीके के वोलेटाइल मार्केट में भी देखें तो इस वीक में डॉक्टर रेड्डी ऑलमोस्ट 9% के आसपास की गेन रजिस्टर करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ बने, स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि अक्टूबर में बने थे उसको अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी में आउट परफॉर्मेंस एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, यहाँ बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 1400 तक आते हुए दिख सकते हैं, डाउन साइड में 1325 के आसपास स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। बिल्कुल, ये नजरिया डॉक्टर रेड्डीज पर इन लेवल्स पर भी खरीदारी की राय। फार्मा सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से दिखा है, लेकिन एक और सेक्टर पर नजर डालेंगे, IT सेक्टर। याद रखें कल एक्सेंचर के नतीजे आए थे। नतीजों के बाद शुरुआती ट्रेड में तेजी भी दिखी थी IT स्टॉक्स में, लेकिन फिर मुनाफा वसूली। सभी IT सेक्टर के स्टॉक्स अभी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी IT इंडेक्स दिन के निचले स्तर के आसपास 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार। लेकिन इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ वासुकी इंडिया फंड के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ओमकार तंसाकालेली जी जुड़ चुके हैं। ओमकार, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक्सेंचर के नतीजे अच्छे थे, गाइडेंस भी बढ़ाई है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक्स में मुनाफा वसूली दिखी। क्या आपको लगता है ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है मीडियम से लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए IT सेक्टर में नए पोजीशंस लेने के लिए? डेफिनेटली, आई मीन आप देखा जाए तो IT में एक तेजी बरकरार होती हुई दिखी थी। लास्ट टाइम में तो IT सेक्टर काफी बढ़ चुका था, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लेकिन जो एक्सेंचर के CEO है उन्होंने एक कमेंट्स किया है कि देयर इज नो चेंज इन द डिमांड एज ऑफ नाउ। तो जो एंगेजमेंट था, जो एक्सपेक्टेशन था कि तुरंत से बढ़ेगा, तो वो होते हुए नहीं दिख रहे। ऑफ कोर्स जो गाइडेंस दिया है या फिर जो भी आउटलुक दिया है वो एक कॉन्क्रीट है, एक पूरे एक साल के लिए। ये क्वार्टर्स हमें शायद से थोड़ा बहुत ये हो सकता है स्केप्टिकल, लेकिन FY
Q4 FY25 से एक डेफिनेटली एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बनते हुए दिखेगी, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी एलिमिनेट होते हुए दिखेगी, थोड़ा सा क्लाइंट एंगेजमेंट बढ़ के एक ग्रोथ विजिबिलिटी दिखने को चालू होगी। सो एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा आईटी पे, जो कि एक्सेंचर ने भी बोला है। उसमें एक हायरिंग बहुत अच्छी चालू है। BFSI में जो अनसर्टेनिटी थी उसमें ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। कंपनी है परफॉर्म ब्रॉड बेस, सो एक जो अनसर्टेनिटी कुछ कुछ सेक्टर्स में दिख रही थी वो अभी नहीं दिख रही है। सो देयर इज अ स्टेबिलिटी। तो एक मीडियम और लॉन्ग टर्म स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बरकरार हो सकती है। अगर इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो डेफिनेटली आईटी में एक अच्छे पोजीशन बना सकते हैं। के लिए पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी, लेकिन अगर मार्केट कैप वाइज देखें तो आपकी सलाह क्या रहेगी? लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ रहना चाहिए, और अगर लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे तो कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आईटी सेक्टर से आप रेकमेंड करना चाहेंगे? जब से आप एक लार्ज कैप या फिर मिड कैप ऐसा देखने के बजाय यू स्टिक टू अ गुड स्टोरी विद अ गुड स्टॉक एंड वेरी वेरी पिक्यूलर इन टर्म्स ऑफ स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटेजी दैट विल हेल्प यू आउट, जो वो आपको मदद करेगी एक अच्छे रिटर्न जनरेशन के लिए। आप देखोगे मिड कैप और लार्ज कैप में मिड कैप हमेशा हायर वैल्यूएशन है, लेकिन फ्रॉम 2019 उसने कभी भी लार्ज कैप को हमेशा आउट परफॉर्म किया है, तो वो हमेशा ये साल भी करेगा और अगला साल भी हो सकता है करेगा। डील साइज छोटे हुए दिखते हैं, सो चर्निंग रेशियो इज क्वाइट हाई इन केस ऑफ द मिड कैप आईटी कैप एज कंपेयर टू लार्ज कैप। अगर मेरी आप पसंदीदा स्टॉक्स बोलोगे तो मेरा इन्फोसिस, HCL टेक, TCS, देन टेकेमैन, विप्रो रहेगा लार्ज कैप्स में पिकिंग ऑर्डर। और आप मिड कैप में देखोगे तो एक स्ट्रक्चरल स्टोरी आप देखा जाए तो आई कीप इंटैक्ट विद इट विद अ पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज, साइएंट एंड KPIT। ठीक है ओंकार जी, बहुत शुक्रिया आपका आईटी स्टॉक्स पर, आईटी सेक्टर पर अपना व्यू शेयर करने के लिए और बताने के लिए कि कहां पर मौके खोजने चाहिए। सुनील सर, एक सवाल आपसे होगा। आज ना बाजार में देखिए जो थोड़े से स्ट्रेंथ दिखा रहे सेक्टर, वहां पर भी बिकवाली आ रही है, वो चिंता बढ़ रही है। कैपिटल गुड्स की आज बहुत तेज पिटाई हो रही है। सीमेंस 10% नीचे है। EBB में हम देख रहे हैं कि करीब 5.5% के आसपास से गिरावट है। ये शेयर टूट रहे हैं। और दूसरी, इनके बारे में जरा व्यू दीजिए कि आपकी क्या व्यू है, कौन से सेक्टर आपको वैल्यूएशन के लिहाज से सही लग रहे हैं। और जो आप चीज कह रहे थे कि FIs का बोनस डिपेंड करता है प्रॉफिट जो जनरेट करेंगे बाजार से, क्या आप कह रहे हैं सर? वो देखिए क्या होता है ना, समझिए म्यूचुअल फंड से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये NAV डिक्लेयर होता है रोज स्टॉक प्राइसेस के हिसाब से, राइट? तो समझिए कि एक फंड मैनेजर ने अच्छे स्टॉक पिक किए थे साल के शुरू में, अब उसमें 20% उनको प्रॉफिट है। अब उसको बोनस देना है क्योंकि ईयर एंड उनका जनवरी टू दिसंबर होता है, तो उस 20% प्रॉफिट में से समझिए कि उसको 2% देने वाले हैं। तो उस 20% से 2% दे दिया, मगर अगले दिन यानी जनवरी 1 या 2 को स्टॉक गिरती है। तब क्या हुआ कि कंपनी ने पैसा दे दिया, उस पैसे से उनको कोई लाभ नहीं मिला क्योंकि स्टॉक गिर गई। तो इसलिए हर हेज फंड का ये नियम होता है कि आपको बोनस चाहिए तो कैश में प्रॉफिट बुक करें ताकि कंपनी को भी वो पैसा आ जाए, उसमें से आप अपने पैसे लेके जाओ और फिर जनवरी में आके आप फ्रेश रिएलोकेट कीजिए जहां पे भी करना है। तो ये चीज के कारण ही हम नॉर्मली नवंबर दिसंबर में एक ग्रेजुअल सेलिंग ऑफ FIs हेज फंड, ठीक है, लॉन्ग टर्म जो है ना, सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड या म्यूचुअल फंड, ये भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनका एक कंटिन्यूअस रोलिंग ट्रैक रिकॉर्ड होता है। हेज फंड शॉर्ट प्लेयर होते हैं, 3 महीने से लेकर 1 साल 1.5 साल तक वो कॉल्स लेके प्रॉफिट बुक करते हैं और उनका रूल होता है 220, यानी 20% ऑफ द प्रॉफिट दे मेक, उनको 2% मैनेजमेंट फी वो हेज फंड चार्ज करेगी। तो ये बात में अगर वो किसी शेयर में प्रॉफिट है और उसको क्योंकि लॉस में चला गया तो उसको बेच के क्या फायदा, लॉस से उसको बोनस नहीं मिलने वाली है। तो जो भी शेयर या जो भी देश, क्योंकि हेज फंड्स मल्टीपल देश में अपना कारोबार चलाते हैं और स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जिस देश में उनको पैसा बना है वहां पे कुछ प्रॉफिट बुक या उस कैश प्रॉफिट से ही उनकी बोनस कैश में पे जाती है। तो ये एक हर साल इसको कहते हैं दिसंबर इफेक्ट, और ये जनवरी में जब ये वापस आते हैं क्योंकि फ्रेश कैश पड़ा होता है, फ्रेश एलोकेट करना है, तो जनवरी इफेक्ट के कारण मार्केट बढ़ता है।
ये हर साल इसका होता है। कोई थोड़े आगे पीछे कर लेते हैं, कोई बोलता है कि दिसंबर में सभी बेचेंगे, कि शायद दाम ठीक है। और भी बढ़े, दिसंबर एंड में और बढ़ेगा करके वो डिले के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है नेटवर्क में। सुनील सर समझ गए सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। फिर से आपको जोड़ देंगे और बाजार पर विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन अगर आप बाजार को देखेंगे